नमस्कार, जय हिंद। तो आ जाइए, आज हम गुरुत्वाकर्षण यानी कि क्लास 9th चैप्टर नंबर 10। जी हाँ, इससे पहले हमने चैप्टर 9th तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा चैप्टर होगा 10 और चैप्टर 10 में हम शुरू करने वाले हैं। प्रश्न की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 से 60 बीच में। तो एक एक प्रश्न को, जिसमें कथन वाले भी प्रश्न शामिल हैं, सबको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है। जो नए बच्चे हैं जुड़े हुए, अगर वो पीडीएफ चाहते हैं पूरे क्लास का, जितने भी 2000 प्लस प्रश्न है, 2200 प्लस प्रश्न, तो उनके लिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ऐप पर मिल जाएगा। फिलहाल पहले मैं क्लास शुरू करता हूँ, बताऊंगा कहाँ से कैसे। देखिए, पहला कथन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। जो नए लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, उनको लग रहा होगा कि किस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिहार का कोई भी परीक्षा आप शामिल हो रहे हो, साइंस का प्रश्न पूछ रहा है, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है, हाई लेवल से लेकर के और निम्न स्तर तक का। कथन वाले प्रश्नों से लेकर के सामान्य प्रश्न तक इसमें रखा गया है। तो बहुत फायदा होगा इस क्लास से आपको। पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस 9th और 10th का सीरीज चला रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है। कक्षा 9th अध्याय 1 से आपको वहां वीडियो उपलब्ध है। पहला कथन है, जब एक पत्थर को धागे से बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, तब प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। ऐसा प्रश्न पूछा गया है बिहार दरोगा में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि पत्थर को घुमाने पर प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। बिल्कुल दिशा बदलती है। आपको पता होगा कि जब आप पत्थर को घुमाते हो ऐसे ऐसे गोल, तो हमेशा दिशा बदलता ही रह रहा है। देखिए, दिशा बदल रहा है ना। यहाँ है तो ये उत्तर की ओर ऐसे मुड़ गया, तो उत्तर से थोड़ा उत्तर पश्चिम हो गया, ये हो गया तो पूरा पश्चिम हो गया। तो हमेशा इसका दिशा जो है वो बदल रहा है। कहेंगे जो स्टेटमेंट पहला है वो सही है। दूसरा कथन देखिए क्या कह रहा है, दिशा में परिवर्तन होता है परंतु वेग या त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको जब आप ऐसे घुमा रहे होते हैं एक ही चाल से, तो आप देख तो रहे हैं कि दिशा में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि इसके वेग में या त्वरण एक्सेलरेशन में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी दिशा परिवर्तित होता है तो वेग में परिवर्तन हो ही जाएगा, और वेग परिवर्तित हुआ तो त्वरण में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो दिशा का परिवर्तन होना यह दर्शाता है कि वेग में या त्वरण में भी परिवर्तन, जबकि यहाँ विकल्प में कहा जा रहा है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो कहेंगे आपकी कथन पहला तो सही है, परंतु कथन जो दूसरा है, स्टेटमेंट जो सेकंड है, वो रॉन्ग है, यानी कि गलत है। तो उस हिसाब से जो आंसर होगा वह होगा कथन 1 सही तथा कथन 2 गलत। कोई दिक्कत किसी प्रकार की हो तो बताइएगा। ठीक है, चलें आगे, आ जाइए। अगले सवाल पर आते हैं। ये प्रश्न पूर्व में भी मैं करा चुका हूं कि किसी पत्थर को धागे से बांधकर गोल गोल घुमाने पर वह वृत्ताकार पथ में क्यों गतिशील रहता है। क्योंकि जो आप डोरी पकड़े हो ना, रस्सी पत्थर से बांध के, वो आपको अभिकेंद्र बल उसको प्रदान करा रहा है। इस वजह से वह गोल 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 घूमने पर वृत्ताकार पथ में गतिशील रहता है, अभिकेंद्र बल के कारण। तो दोनों नोट करिएगा, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, मैं यहाँ पर देख लूँ कुछ पॉइंट्स हैं तो आपको साझा कर दूं। तो यहाँ पर इसमें कुछ पॉइंट्स नहीं है। एक चीज आपको ध्यान देना है, जब भी गोल गोल घूमने वाला बात आए तो ध्यान रखिएगा उसमें अभिकेंद्र बल आपको महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आपसे पूछता है कि आप जैसे गोल गोल कोई पथ पर घूम रहे हैं तो केंद्र की ओर झुके रहते हैं, वो अभिकेंद्र बल का उसमें परिणाम होता है। ठीक ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और केंद्र से बाहर की ओर जब जाते हैं तो अपकेंद्र बल। तो दोनों आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आ जाइए। यदि वृत्ताकार पथ में घूम रहे पत्थर पर अभिकेंद्र बल अचानक समाप्त हो जाएगा, मतलब जो आप रस्सी पकड़े हैं
और रस्सी छोड़ देते हैं, अभिकेंद्र बल समाप्त हो जाता है। तो परिणाम क्या होगा? वृत्ताकार पथ में ही चलता रहेगा। आप पत्थर को ऐसे ऐसे घुमाइए और छोड़ दीजिए तो पत्थर घूमता तो नहीं रहेगा। इतना तो आपको पता है कि पत्थर जो है वो घूमता तो नहीं रहेगा, पत्थर जो है वो चेंज कुछ ना कुछ होगा। सरल रेखा में चल, ये देखिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये मिलता जुलता प्रश्न दरोगा में पूछा था। आप बताइए, पत्थर छोड़ देंगे तो क्या वो घूमता रहेगा? नहीं, कहेंगे ये बिल्कुल नहीं रहेगा। तो बस उसको समझना है, एक मिनट, कहेंगे घूमता तो नहीं रहेगा, यानी कि सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में चलना प्रारंभ कर देगा। अगर आप ऐसे घुमा रहे हैं, मान के चलिए कि जैसे ही पर यहाँ आप छोड़ देते हैं तो ये पत्थर सीधे निकल जाएगा, ये घूमे उमेगा नहीं। तो यही है, स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर जाएगा, सरल रेखा में वो चलने लगेगा। ठीक, क्लियर है? क्लियर। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, मैंने पूर्व में ही आपको बताया कि जब गोल गोल घूमने वाला मामला आए तो अभिकेंद्र बल आप सीधा बताइएगा। अभिकेंद्र बल क्या बताना है? अभिकेंद्र बल। चाहे आप फील्ड में दौड़ रहे हो, चाहे चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हो, कोई भी गोल गोल घूमने वाला आए तो आप बताएंगे कि वो हो जाएगा अभिकेंद्र बल। ठीक है। एक छोटी वस्तु भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये जो पेन, ये भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, परंतु द्रव्यमान इतना अधिक है कि इसका प्रभाव नगण्य हो जाता है। तो ये न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है कि कोई छोटी वस्तु भी पृथ्वी को अपनी ओर खींच रही होती है? तो यह न्यूटन के तीसरे गति नियम, एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है, से ये प्रतीत होता है। चले आगे, एक एक सवाल को आप करते चलिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब विपरीत, सीधा समझिए कि त्वरण जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल, त्वरण जो है वो वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती नहीं। तो आप कहेंगे कि कथन तो जो है वो सही है। हम दूसरे कथन पर अगर आए तो देखेंगे कि दो पिंडों के बीच, दो पिंडों, जैसे कोई पिंड है, एक सेब है और एक पृथ्वी है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के योग नहीं गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? गुणनफल के बराबर। ये यहाँ पर योग दे दिया गया है तो इस वजह से ये गलत है। ये स्टेटमेंट लाइन एकदम बिल्कुल हूबहू आपको याद होना चाहिए। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि ये तो समझ में नहीं आ रहा है। भाई कैसे समझ में आएगा? हमेशा तो रटने वाला पढ़े हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो बाउंस कर रहा है। घबराने की बात नहीं है, एक दो बार बने रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो ये आपने देख लिया कि जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है और इनके गुरुत्वाकर्षण का बल जो है वो द्रव्यमान के गुणनफल, योग मतलब जोड़ नहीं, गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ कहेंगे कि कथन एक तो सही है, परंतु कथन जो दो है वह कथन दो गलत है। ठीक है। कौन सा प्रश्न है? 700। ठीक है। प्रश्न छूट गया है क्या? नहीं, छूटा नहीं है। इसमें नंबरिंग ना थोड़ा चेंज हुआ है क्योंकि कुछ क्वेश्चन को मैं रिमूव किया हूं, तो इस वजह से। हाँ, चलिए आ जाइए। किसने सबसे पहले ग्रहों की गति की व्याख्या की? अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है, ये वाला नोट्स चाहिए, तो आप पाठशालाविद के ऐप डाउनलोड करके वहाँ आपको इसका पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दिया गया है। साइंस का भी है और ज्योग्राफी का भी है, देख लीजिए। ये पूरा 2200 प्लस प्रश्नों का है ये, तो ये आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बेहतरीन आपकी तैयारी इससे होगी। चलिए, किसने सबसे पहले ग्रहों की गति, तो ग्रहों की गति से संबंधित आप जानते हैं कि केपलर ने किया था। किसने किया था? केपलर ने। अच्छा, केपलर था कहाँ का? तो केपलर जो है वो जर्मन, ठीक है, जर्मनी का, ध्यान रखिएगा, कहाँ का? जर्मनी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की गणना हेतु केपलर के किस नियम का उपयोग किया था?
तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की गणना के लिए केपलर्स थर्ड लॉ है ना, केपलर्स के तीसरे नियम की जो है वो उपयोग किया था। सीधा प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यह किसने सिद्ध किया कि ग्रहों की गति का कारण सूर्य द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल की बात आती है तो कहीं ना कहीं दिमाग में न्यूटन का नाम आ ही जाता होगा। तो एकदम न्यूटन बिल्कुल सही होगा कि किसने ऐसे किया कि ग्रहों की गति का जो कारण है वह सूर्य द्वारा लगाया गया क्या है, तो वह सूर्य द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सही बी ऑप्शन। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल जी का वर्तमान मान क्या है, वर्तमान मान क्या है। ठीक है, वर्तमान मान कह रहा है क्या है, तो यही हो जाएगा 6.67 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में बिल्कुल हूबहू पूछ देता है। चलिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम सार्वत्रिक है, यहां आपने पढ़ लिया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, तो बिल्कुल पहला कथन तो एकदम सीधा सही कर लेंगे, ये हर जगह मान्य है। ठीक, हर जगह मान्य है ये। यह नियम केवल पार्थिव वस्तु मतलब पृथ्वी की वस्तुओं पर लागू होता है, खगोलीय पिंडों पर नहीं। आप ये जान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण नियम सार्वत्रिक है और हर जगह अप्लाई होता है, केवल पृथ्वी पर ही नहीं। तो कहेंगे पहला कथन यहाँ भी सही है, परंतु दूसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दूसरा कथन में कह रहा है कि यह नियम केवल पार्थिव वस्तु पृथ्वी की वस्तुओं पर लागू होता है, खगोलीय पिंडों पर नहीं। तो ऐसा नहीं है, सारे ग्रह सभी जगह लागू होता है। इसलिए कहेंगे कि कथन तो पहला सही है, परंतु कथन जो दूसरा है वो गलत है। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है। निम्न में से किन घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से की जा सकती है? गुरुत्वाकर्षण के नियम से की जा सकती है, यह है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, यह भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही। जो अपकेंद्र बल प्राप्त हो रहा है, अभिकेंद्री बल, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति भी, चंद्रमा व सूर्य के कारण ज्वार भाटा भी, ये सब गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है, मतलब फेंका नहीं गया है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वो गिर रही है, तो केवल दिशा में परिवर्तन होगा, केवल वेग में परिवर्तन होगा, दिशा और गति दोनों में परिवर्तन होगा, या कोई में परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए, केवल इसको मुक्त गिराया जाए तो इसकी दिशा नहीं बदलेगी, जब तक इस पर कोई बाहरी फोर्स अगर नहीं लगेगा तो इसकी दिशा नहीं बदलेगी, बिल्कुल सीधी रेखा में गिरेगी, तो दिशा नहीं बदलेगी। लेकिन इसका जो त्वरण है, त्वरण पृथ्वी का, इस वजह से इसके वेग में परिवर्तन होगा, इसके वेग में परिवर्तन होगा, तो हो जाएगा कि केवल वेग में परिवर्तन होगा, दिशा में नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चीजों को समझते चलिए आगे धीरे धीरे। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान वही है जो त्वरण का मान है, जी का मान वही है जो त्वरण का मान है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा कि जो जी का मान है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पूछ सकता है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है लगभग, तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.97 गुणे 10⁻⁴ kg नहीं, लेकिन ये इसको 6 मान लिया जाता है राउंड फिगर में, तो ये वाला हो जाएगा 6 गुणे 10⁻24। ठीक है, 24। ठीक ना, ये ध्यान रखिए। पृथ्वी की त्रिज्या तो लगभग 6400 किलोमीटर हो जाता है, सीधा याद रखिएगा। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान लगभग कितना है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान तो आप जानते हैं, त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब किसी इमारत से एक साथ कागज और पत्थर गिराए जाते हैं, छत पर चढ़ गए, एक कागज का टुकड़ा लीजिए, उसको गोल कर लीजिए और पत्थर गिराइए, या कागज को गोल मत करिए, ऐसे ही फैलने दीजिए जितना ज्यादा उसका क्षेत्रफल रहेगा, और देखेंगे कि कागज देर से गिरेगा, पत्थर गिर जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कागज बहुत ज्यादा सरफेस बना लिया, क्षेत्रफल बना लिया, और
ऑप्शन के अनुसार चलते हैं हम, क्योंकि देखिए कागज तो ज्यादा क्षेत्रफल है, अब उस पर वायु का प्रतिरोध ज्यादा लगेगा और उस प्रतिरोध को वो काट नहीं पाएगा क्योंकि उसमें द्रव्यमान ज्यादा है नहीं कागज। वही पत्थर के टुकड़ा द्रव्यमान ज्यादा है, क्षेत्रफल भी कम है, तो वायु के प्रतिरोध को वो काट पाता है। तो कागज पर लगने वाला वायु प्रतिरोध पत्थर से कम होता है, कम नहीं होता है, वायु का प्रतिरोध ज्यादा होता है। कागज पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर से अधिक होता है, बिल्कुल अधिक होता है, इसलिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सही कारण। आ जाइए, मुक्त पतन से जिस त्वरण का मुक्त पतन में वस्तु जिस त्वरण का अनुभव करती है वह किस पर निर्भर नहीं करता है। मुक्त पतन में वस्तु जिस त्वरण का अनुभव करती है वह किस पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण, ऊंचाई या स्थान। ध्यान रखिएगा, मुक्त पतन में वस्तु जिस त्वरण का अनुभव करती है वह किस पर निर्भर नहीं करता है। तो वह जो आपका निर्भर नहीं करेगा, देखिए मास यानी कि द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय क्या है ये समझ नहीं आया। मुक्त पतन में वस्तु जिस त्वरण का अनुभव करती है वह किस पर निर्भर, अच्छा निर्भर नहीं करता है कह रहा है, वह किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वह आपके ऊंचाई पर निर्भर करेगा, क्योंकि जितना ऊंचाई बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण बल कमता है, ये आपको पता है। तो नहीं करता है, ये ध्यान देना है, ये कंफ्यूजन हो रहा था, नहीं करता है ध्यान। तो आपको ऊंचाई पर आपको निर्भर करेगा, स्थान स्थान पर भी निर्भर करेगा, स्थान पर भी निर्भर करेगा। जैसे गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है विषुवत रेखा पर और ध्रुवों पर अंतर होता है, तो आपका स्थान भी नहीं होगा, ऊंचाई भी नहीं होगा। द्रव्यमान मास पर निर्भर करता है, मास पर, गुरुत्वीय त्वरण का मास से संबंध नहीं है, मास पर निर्भर नहीं करता है, ठीक ना, मास पर निर्भर नहीं करता है, ये चीज नोट कर लीजिए। तो सही आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन आपको छाटना है, निर्भर नहीं करता है तो वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए, दाब किसके बराबर होता है। दाब दाब होता है किसके बराबर, बल का, बल अनुपात क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि बल भागा क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा, बल भागा क्षेत्रफल। दाब किसके बराबर होता है, तो दाब होता है बल भागा क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इजी सवाल है। दाब का एसआई मात्रक तो जानते हैं, पास कर। लोहे का बना जो जहाज होता है वो पानी पर तैरता है, इसका सही कारण क्या है। उतना भारी लोहा होता है, पानी पर तैरता है, लेकिन लोहे का कील डालिए तो डूब जाता है, क्यों। इसका कारण है जहाज पर उत्प्लावन बल कम लगता है, जहाज पर उत्प्लावन बल अधिक लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल शून्य हो जाते हैं। सभी कथन सही है। देखिए उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है बना हुआ, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उस पर उत्प्लावन बल जो नीचे से उत्प्लावन बल लगता है वो अधिक लगने लगता है, मतलब ज्यादा लगने लगता है, ज्यादा लगने की वजह से यह डूबने नहीं देता है। तो क्या हो जाएगा कि जहाज पर उत्प्लावन बल जो है वो अधिक लगता है। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। लकड़ी पानी में तैरती है जबकि पत्थर डूब जाता है, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है। उनके द्रव्यमान में अंतर, द्रव्यमान में अंतर, उनके आयतन में अंतर, उनके घनत्व में अंतर, उनके क्षेत्रफल में अंतर। तो देखिए क्षेत्रफल की बात आती है तो मान के चलिए कि इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा और इतना ही बड़ा पत्थर का टुकड़ा, क्षेत्रफल तो बराबर है, लेकिन तभी पत्थर डूबेगा लकड़ी नहीं डूबेगी, तो क्षेत्रफल तो होगा नहीं। अब आप कहें कि नहीं क्षेत्रफल तो होगा नहीं, उनके घनत्व में अंतर होता है, डेंसिटी जो होता है, पत्थर ज्यादा घना है, ज्यादा घना है ये तो ये डूबेगा, लकड़ी कम घना है तो ये नहीं डूबेगा। तो घनत्व में अंतर के कारण होता है। कोई वस्तु पानी में तैरती है, इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है कि गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक, यानी उत्प्लावन बल अधिक हो। सीधा आपको याद रखना है कि उत्प्लावन बल अधिक है। वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं लगता ऐसा नहीं है, वस्तु पर द्रव्यमान शून्य ऐसा भी नहीं है, वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता ऐसा भी नहीं। वस्तु पर जो उत्प्लावन बल है वह गुरुत्व बल से अधिक हो या उसके बराबर हो। ठीक है, इसलिए नहीं डूबती।
उत्प्लावन बल निर्भर करता है किस पर? तो उत्प्लावन बल निर्भर करता है द्रव के घनत्व। द्रव कितना घना है? अगर द्रव वस्तु से कम घना हो तो वस्तु डूबेगी, द्रव जो है वो वस्तु से ज्यादा घना हो तो वस्तु तैरेगी। ठीक है, तो द्रव के घनत्व पर, वस्तु के आयतन पर भी निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करता है, यानी कि हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ, अब आते हैं अगले सवाल पर। आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो ये तैरने से संबंधित है, यानी कि उत्प्लावन बल से। उत्प्लावन बल से किसी द्रव में डूबी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर होता है किसके? तो उसके विस्थापित द्रव के भार के बराबर। विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। जितना वो द्रव हटाता है, विस्थापित मतलब वही। किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वह वस्तु का घनत्व, मतलब वस्तु कम घना है जिस द्रव में वो है, तो कम घना है तो आप तैरेंगे, कम घना है तो तैरेंगे, ज्यादा घना रहेंगे तो भारे से डूबेंगे, सीधी बात है। तो ये वह क्या होगा? वह तैरती रहेगी, फ्लोटिंग होगा। द्रव का दाब किस दिशा में कार्य करता है? द्रव का दाब, आप हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट देखे होंगे, इसलिए उसमें द्रव भरा जाता है क्योंकि वो सभी दिशा में बराबर कार्य करता है। तो वो किस दिशा में? तो वो सभी दिशाओं में कार्य करता है, ऑल डायरेक्शंस। चलिए, द्रवों में गहराई बढ़ने पर, गहराई बढ़ेगा, जैसे देखिएगा, जैसे एक मान के चलिए ये कोई बर्तन रखिए, अब इसमें द्रव भरिए, तो गहराई मतलब सबसे नीचे आएंगे तो ये प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि पूरे द्रव का लोड यहाँ पड़ेगा, ऐसे याद रखिएगा। तो द्रवों में गहराई बढ़ने पर प्रेशर जो है वो क्या होता है? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए, अगला आते हैं। हाँ, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके मतलब किसके समानुपाती होता है? तो ये मैं पहले भी करा चुका हूं, आपको याद होगा कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो पिंडों के द्रव्यमान के योग नहीं, अंतर नहीं, गुणनफल, याद है ना? गुणनफल के बराबर मैं बताया था। किसके बराबर? गुणनफल के बराबर बताया था। तो ये एकदम याद रखिएगा, एकदम लाइन बाय लाइन पूछेगा प्रश्न कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होता है? तो कहेंगे कि दोनों पिंडों के जो मास है उनके गुणनफल के बराबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके व्युत्क्रमानुपाती? देखिए, समानुपाती में तो उनके गुणनफल के बराबर, समानुपाती था तो गुणनफल के बराबर। व्युत्क्रमानुपाती किसका? तो उनके दूरी के वर्ग के, उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये ध्यान रखना है, समानुपाती में उनके द्रव्यमान के गुणनफल और व्युत्क्रमानुपाती में तो उनके दूरी के वर्ग के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा कैसी होती है? गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा कैसी होती है भैया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो दिशा होती है वह होती है कैसी? तो पिंडों को जोड़ने वाली रेखा की ही दिशा में होती है। पिंडों को जोड़ने वाली रेखा की ही दिशा में होती है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 801 है ना, यहाँ प्रश्न संख्या भी चेंज हो गया है। एक मिनट मुझे लिख लेने दीजिए, नहीं आपको बाद में दिक्कत होगी, कुछ पॉइंट्स अगर ऐड करना होगा तब। 800 है ना, ये 801 नंबर प्रश्न, एक मतलब गड़बड़ है यहाँ पर, 800 का 801 हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। आ जाइए, गुरुत्वाकर्षण बल का गणितीय सूत्र तो आप जानते ही होंगे, इसमें बताने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। गति के किस नियम के अनुसार कोई वस्तु पृथ्वी को भी अपनी ओर खींच रही है? तो तीसरा गति नियम पहले ही बता चुका हूं। आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड, ये भी आपको पता ही होगा। न्यूटन के सामने सेब गिरने की घटना, देखिए कहा जाता है 1965-66 की घटना है ये, ठीक है ना, जानते ही होंगे सेब गिरने वाली घटना।
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था, ये दिया था किसने? तो ये न्यूटन ने दिया था, आपको पता ही होगा। कैलकुलस की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। न्यूटन, देखिए लाइबनिज ने भी की थी, कहीं कहीं लाइबनिज भी देता है, ठीक ना? तो ध्यान रखिएगा, दोनों आप लगाइएगा, दोनों लगाइएगा। हालांकि जो पीडीएफ में है वो आंसर ए लगाया गया है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा दोनों लगाइएगा, न्यूटन एवं लाइबनिज दोनों, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी बढ़ने पर ज्यादा दूर गए जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कमेगा। सीधी सी बात है, गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमते रहता है, घटते रहता है, ठीक है। आ जाइए 800। अच्छा हाँ, एक चीज और बता रहा हूं, क्यों घटते रहता है? क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, नहीं दूरी के वर्ग के उल्टा। तो जितना दूरी बढ़ेगा उतना घटते जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी आप जान गए होंगे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या है? तो जी का मान है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। जी का मान किसने दिया था? तो कैवेंडिश ने दिया था, ये भी आपको पता है। जी का एसआई मात्रक, तो ये बहुत इजी है, आप कर ही लेंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, बताया तो था 9.8 वही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इतना भी नहीं याद रखेंगे। पृथ्वी पर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, ध्रुव की ओर जाने पर, विषुवत पर कम होता है, ध्रुव की ओर जाते हैं तो बढ़ता है। पृथ्वी से विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान जो है वो बढ़ता है। विषुवत पर कम होता है और ध्रुवों की ओर जाते हैं तो बढ़ता है, ठीक है। तो ध्रुवों पर जाएंगे तो ये क्या होगा? अधिक होगा। पृथ्वी की त्रिज्या विषुवत रेखा पर ध्रुवों की तुलना में, त्रिज्या विषुवत रेखा उभरा हुआ है, ध्रुव थोड़ा चपटा हुआ है, तो त्रिज्या जो होगा वो विषुवत रेखा पर ध्रुव की तुलना में क्या होगा? अधिक होगा। तो यहां भी ध्यान रखिएगा, अधिक होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल है, कर ही लेंगे। सी, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, देखिए ये प्रश्न पूछा है बिहार दरोगा में, थोड़ा सा इसमें चेंज करके पूछा है, बाकी मैं बताऊं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं। लेकिन एग्जाम में पूछा था कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल पूछा, तब आंसर बदल जाएगा। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को थ्रस्ट या प्रणोद, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, और ये सवाल पूछा था दरोगा में, प्रणोद कहते हैं। प्रणोद का प्रभाव किस पर पड़ता है? प्रणोद का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता है? तो प्रणोद का प्रभाव पड़ता है एरिया यानी कि क्षेत्रफल पर डायरेक्ट पड़ता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं? देखिए, प्रणोद को, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को भी प्रेशर यानी कि दाब ही कहा जाएगा। उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? तो उत्प्लावन बल जो है वो तरल के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तरल के घनत्व का, जो लिक्विड है वो कितना घना है उस पर निर्भर जो है वो करेगा, ठीक है। चलिए, कील पानी में डूब जाती है, जहाज तैरता है, ये मैं बता दिया हूं। जहाज कम घन, उत्प्लावन वाला अधिक लगेगा। नहाते समय एक वैज्ञानिक थे, टब में घुसे नहाने के लिए, तो जैसे ही घुसे बस पानी निकला, बाहर गिरा, तो वो निकल के भागे चिल्लाते, यूरेका 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 यूरेका। यही पूछता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि आर्किमिडीज जब गए टब में नहाने वाले में, तो जैसे घुसे तो पानी विस्थापित हुआ उनके शरीर के भार के बराबर, तो पानी बाहर आया। तब वो कहे कि पता चल गया, उसी को यूरेका यूरेका कहते वो भागे। वो कौन थे? वो थे आर्किमिडीज, ठीक है। हाइड्रोमीटर से आप मापेंगे तो द्रव का घनत्व मापने का काम करेंगे। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो द्रव्य का है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ पर फॉलो होगा। और भी प्रश्न है क्या? 2 प्रश्न और हैं।
बस। हाँ, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? अपेक्षित घनत्व किसी भी पदार्थ का, तो पदार्थ के घनत्व और शुद्ध पानी के घनत्व, ध्यान रखिएगा, शुद्ध पानी का घनत्व होता है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा सी, शुद्ध पानी का घनत्व। अब अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो अपेक्षित घनत्व, चूंकि ये पानी के अनुपात में है, इसका कोई मात्रक नहीं है, ठीक है, ये अनुपात है, तो ये मात्रकहीन राशि है। 825 क्वेश्चन तक यहाँ कंप्लीट हो गया। अच्छा, जिसके पास नया वाला पीडीएफ मिल रहा होगा उसमें नंबरिंग परिवर्तित होगा, ठीक है, नंबरिंग परिवर्तित होगा। तो किसी भी प्रश्न में अगर डाउट हो तो अब भाई पहले नंबरिंग कर देते थे आप कमेंट की, सर फला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो मैं देख लेता था कि फला नंबर क्वेश्चन। अब नंबरिंग गड़बड़ है, तो अगर आपके पास वीडियो के माध्यम से आप बताएंगे तब तो मैं जान जाऊंगा, 825 नंबर क्वेश्चन बताएंगे तब तो मैं जान जाऊंगा कि 825 में क्या है। लेकिन अगर आप पीडीएफ अपना पीडीएफ से बताएंगे तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपके पीडीएफ में हो सकता है नंबरिंग चेंज हो कुछ, क्योंकि कुछ प्रश्न को रिमूव किया गया है जो रिपीट हो रहा था। तो इसलिए आप वीडियो वाला ही क्वेश्चन जो है वो नंबर कमेंट करिएगा। बाकी अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप पाठशाला विद के ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, प्रिंट कराइए, बाइंडिंग कराइए और एंजॉय करिए, अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए। तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।